अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप द क्वेश्चन इज स्टिल विजिबल टू यू। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। डज द प्रॉब्लम हैव एन ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन? नाउ हाउ टू चेक whether the problem has an alternative solution or not. To see this, you need to check the values of non-basic variables in the Cj minus Zj row. सबसे पहले तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कैसे पता करोगे? देखो ये जो बेसिक वेरिएबल का कॉलम है, इसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। मतलब x2, x1 और s3 को छोड़ के जो वेरिएबल्स बचे वो है नॉन बेसिक वेरिएबल्स। तो x3, s1 and s2 will become our non basic variables. उसके बाद आपने क्या देखना है, इन वेरिएबल्स की cj माइनस zj की एंट्री देखनी है। ठीक है, x3, s1 और s2 की cj माइनस zj एंट्री देखनी है। किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल की अगर cj माइनस zj के अंदर जीरो एंट्री है, दैट मीन्स दैट प्रॉब्लम हैज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल की cj माइनस zj के अंदर जीरो एंट्री नहीं है। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा? नो, none of the non-basic variables have a zero cj minus zj entry, so the problem does not have a alternative optimal solution. ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आप? बिल्कुल जिस तरीके से मैंने डिक्टेट करा है इसी तरीके से लिखेंगे। मैं लिख देती हूं यहाँ पे। ठीक है, सो यू कैन सी, नो, द प्रॉब्लम does not have alternative optimal solution because none of the non-basic variables have zero entry in the cj minus zj row. ठीक है, आपने अपने आंसर के अंदर ये लिखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन के अंदर ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जगह वो ये लिखते डज द प्रॉब्लम हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस। ऐसे भी करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। बात वही है, मतलब वही है। वो पूछ रहा है कि ऑल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आई एम रिपीटिंग अगेन, नॉन बेसिक वेरिएबल्स आपने चेक करने हैं। किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल की अगर cj माइनस zj के अंदर जीरो एंट्री है या जीरो वैल्यू है तो हम कहेंगे कि ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो now let's move to the fourth part of the question, that is asking, is this solution degenerate? Now see, degeneracy की प्रॉब्लम चेक करने के लिए आपने क्या देखना है, बेसिक वेरिएबल्स की सॉल्यूशन वैल्यूज देखनी है। बेसिक वेरिएबल्स की सॉल्यूशन वैल्यूज देखनी है। अगर किसी भी बेसिक वेरिएबल की सॉल्यूशन कॉलम के अंदर वैल्यू जीरो है तो प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं चेक करना है, आपने देखना है सॉल्यूशन कॉलम। ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन कॉलम के अंदर कोई भी एक एंट्री जो है वहां पे जीरो आ रहा है, सपोज S3 की जगह पे जीरो होता तो हम कहते प्रॉब्लम ऑफ डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन कॉलम के अंदर कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट? नो, द सॉल्यूशन इज नॉट डीजेनरेट। Why? Because none of the basic variables have a zero entry in the solution column. यहाँ पे इस आंसर को मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप रीड भी कर पाओ। सो दिस इज बेसिकली आर फोर्थ पार्ट। नो, द solution is
not degenerate because none of the basic variables have zero value or zero entry in the solution कॉलम। ठीक है, ये आंसर लिखना है आपने। ये है बेसिकली मेरा फोर्थ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि write the optimal product mix and profit contribution shown by the above solution। अब बेसिकली जब हमारी सिंप्लेक्स टेबल बनती है, ठीक है, तब अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तो इस टेबल से ही हम अपना ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी चेकआउट कर सकते हैं। वो चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन वाला कॉलम। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। यू नीड टू चेक द सॉल्यूशन कॉलम। दिस इज माय ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स एंड दिस इज माय प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। तो ये वाला आंसर तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है या जो मेरा मैक्स जेड है, दैट इज 2200/3, जो कि बेसिकली ये जेड जे मेरा शो कर रहा था। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है, 200/3। x1 की वैल्यू क्या है, 100/3। और क्योंकि x3 की कोई वैल्यू सॉल्यूशन कॉलम में गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, x3 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर टू द फिफ्थ पार्ट। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू है, बस टेबल से रीड करना है सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इंडिकेट द शैडो प्राइसेस ऑफ द रिसोर्सेज। अब देखो शैडो प्राइसेस ऑफ द 3 रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग के थ्रू जाता है, या तो वो, यहाँ पे हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि 3 मशीनरी है, मशीनरी ए बी एंड सी। ठीक है, और ये तीनों प्रोडक्ट्स जो है इन तीनों मशीन से प्रोसेस होते हैं। और शैडो प्राइसेस का मतलब क्या है, शैडो प्राइसेस का मतलब ये है कि अगर ये जो मशीनरी है 1 घंटा चलती है तो हमारे प्रॉफिट फंक्शन के अंदर ये कितना कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन में ये तो पता रहता है कि अगर हम 1 यूनिट x1 की प्रोड्यूस करेंगे तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1 यूनिट x2 की प्रोड्यूस करेंगे तो हमें 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप देख लो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें ये पता करना हो कि मशीनरी अगर 1 घंटा चल रही है तो कितना प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रही है, उस चीज को हम बेसिकली कहते हैं शैडो प्राइस। शैडो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइस जो है छुपा हुआ है, दैट इज वाई। तो अगर आपको शैडो प्राइसेस चेक करने हैं तो यू नीड टू चेक द ZJ कॉलम। ZJ कॉलम के अंदर S1, S2 और S3 की वैल्यूज आपने देखनी है टू फाइंड आउट द शैडो प्राइसेस। 10/3, 4/6 and 0 are the shadow prices of the 3 resources जिन्हें मैंने अभी अज्यूम करा है कि ये कोई मशीनरी है A, B और C। अब आपके क्वेश्चन के अंदर शैडो प्राइसेस भी लिखा आ सकता है, शैडो प्राइसेस की जगह मार्जिनल वर्थ ऑफ रिसोर्सेज भी लिखा आ सकता है, या फिर ये भी लिखा आ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम यू वुड बी प्रिपेयर टू पे फॉर अनदर आवर ऑफ मशीनरी ए बी एंड सी। इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए मतलब एक ही है कि वो शैडो प्राइसेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो शैडो प्राइसेस मशीनरी ए के है 10/3। ठीक है, मशीनरी 2 का है 4/6 एंड मशीनरी 3 का है 0। ठीक है,
तो आंसर जब आप लिखोगे तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे कि द शैडो प्राइसेस ऑफ द थ्री रिसोर्सेज आर 10/3, 4/6 एंड 0. I hope this is clear to everybody. Now let's come to the seventh part of the question. The seventh part of the question is asking, if the company wishes to expand the production capacity, which of the three resources should be given priority? ठीक है, अगर कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो बढ़ाना चाहती है तो वो तीनों मशीन में से किसको प्रायोरिटी दे? दैट इज व्हाट इट इज आस्किंग. तीन रिसोर्स है और ये जो तीन रिसोर्स है दीज आर गेटिंग रिप्रेजेंटेड बाय S1, S2 एंड S3. तो किसको प्रायोरिटी दे हम? ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि कौन से रिसोर्स की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रॉफिट फंक्शन के अंदर. ठीक है, मैंने क्या बताया था, शैडो प्राइसेस हमें क्या बताते हैं कि अगर 1 घंटा मेरी मशीनरी चली तो कितना प्रॉफिट वो कंट्रीब्यूट करती है. अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा. तो मशीनरी ए ₹10/3 का कंट्रीब्यूशन कर रही है. अगर मैं इसे डेसिमल में करूं इट इज 3.33 रुपीज. मतलब अगर 1 घंटा मशीनरी ए चली जो कि S1 से रिप्रेजेंट होती है तो वो मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देगी ₹3.33 का. वहीं पे अगर मशीनरी 2 1 घंटा एक्स्ट्रा चली तो वो मेरे को प्रॉफिट जनरेट करके देगी 4/6 का. दैट इज ₹0.66. ठीक है, इनको देखो मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दूंगी. 3.33, 0.66 एंड 0. ठीक है, और अगर थर्ड मशीन भी एक्स्ट्रा 1 और घंटे के लिए चलेगी तो कोई प्रॉफिट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है. दैट मीन्स द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आई एम गेटिंग इज बाय रनिंग मशीनरी ए. अगर मशीनरी ए को मैं 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा चलाती हूँ तो मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर मेरे को प्रायोरिटी देनी है तो मैं कौन से रिसोर्स को प्रायोरिटी दूंगी? आई विल गिव प्रायोरिटी टू रिसोर्स 1, दैट इज मशीनरी ए. इट विल बी गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी. क्यों? क्योंकि इसका जो शैडो प्राइस है सबसे हाईएस्ट है. ठीक है, तो आंसर क्या आप लिखोगे? आउट ऑफ ऑल द थ्री रिसोर्सेज रिसोर्स 1 शुड बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट shadow price or it has the highest marginal worth, that is rupees 3.33. I hope this is clear to everyone. Remember while writing the answer एक वर्ड नहीं लिखना है, थोड़ा सा लाइन के अंदर लिखना है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिसोर्स 1 मशीनरी ए because it has the highest shadow price, that is rupees 3.33. ठीक है, ये आपने लिखना है अपने आंसर के अंदर.